गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन और उसमें हमने किया था उनका क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। तो आज हम पढ़ेंगे पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफिन। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारे सिंपलेस्ट 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनका स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफिन। पायरोल जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C4H5N, फ्यूरान का C4H4O एंड थायोफिन का रहता है C4H4S। जहाँ पे हमारे जो कार्बन होते हैं वो सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और हमारा जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर भी होते हैं वो भी क्या होते हैं, हमारे sp2 हाइब्रिड होते हैं। ठीक है, तो जो ये होते हैं कि जैसा कि हमने इनके स्ट्रक्चर से देखने से लगता है कि इनको हम डाईइन बोल सकते हैं, यानी कि इनमें क्या है, 2 डबल बॉन्ड हैं। तो जो डबल बॉन्ड की जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, हमारी एडिशन रिएक्शन। जो मेनली जो रिएक्शन अंडरगो करती है आपकी हमारी एल्केन्स, वो होती है हमारी एडिशन रिएक्शन। तो स्ट्रक्चर देखने से ऐसा लगता है कि ये भी हमारी एडिशन रिएक्शन अंडरगो करेंगे, जो कि हमारी डाइन्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। लेकिन इनमें होता है हमारा एरोमेटिक कैरेक्टर। तो ये हमारी एडिशन रिएक्शन शो तो करते हैं लेकिन उस एक्सटेंड तक शो नहीं करते। उल्टा इनमें मेन रिएक्शन क्या रहती है, हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि हमारे बेंजीन के केस में देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ इट्स एरोमेटिक नेचर। तो यहाँ पे भी क्या होता है, इन इन सब में भी क्या होता है, हमारा एरोमेटिक कैरेक्टर होता है, जिसकी रेजोनेंस एनर्जी निकल के आती है हमारी 72 to 125 किलो जूल पर मोल, जो कि हमारी बेंजीन के रेस्पेक्ट में कंसिडरेबली कम है, जिसमें रहती है हमारी अप्रोक्सीमेटली 151 किलो जूल पर मोल। लेकिन ये डाइन्स के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनमें रहती है हमारी अप्रोक्सीमेटली 12 किलो जूल पर मोल। ठीक है, जो कि हमें मिली है किससे, कंबशन डाटा के से हमें मिली है इनकी रेजोनेंस एनर्जी। तो जो ये होते हैं ये एडिशन रिएक्शन भी शो करेंगे कुछ एक्सटेंट तक। उसके बाद इनकी मेन रिएक्शन कौन सी रहेगी, हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज ऑफ देयर एरोमेटिक नेचर। तो अब हम बात करते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल की। जैसा कि अगर ये हमारा जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर रखा है वो उससे एक्यूरेट होता तो ये हमारी एडिशन रिएक्शन नहीं शो करता और हमारी एरोमेटिक कैरेक्टर इसमें नहीं होता। लेकिन चूंकि इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर है तो हमें इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। कार्बन इसमें है तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, 1s2 2s2 2p2। अगर हम इसी को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएं, जैसा कि इसमें स्ट्रक्चर से विजिबल है, तो कार्बन ने इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड बनानी है, 2 दूसरे कार्बन के साथ और 1 हाइड्रोजन के साथ। और जो सेकंड एंड फिफ्थ पोजीशन पे कार्बन है उनको भी 3 सिग्मा बॉन्ड बनानी है। 2 बनेंगे किसके साथ, एक कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ और एक नाइट्रोजन के साथ। इसमें देखते हैं यहाँ पे, तो ये वाले कार्बन हैं ये और ये बनाएंगे 3 सिग्मा बॉन्ड, एक नाइट्रोजन के साथ, एक दूसरे कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ। उसके बाद जो ये और ये कार्बन हैं ये भी 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, 2 तो कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसको फिर चाहिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब हमारा कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2 है तो p में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, एक्साइट कराते हैं s से p में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें से हमारे 3 हमें sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे जो एक दूसरे से होंगे 120 के डिग्री के एंगल पे, और एक बच जाएगा हमारा अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल। जो हमारा अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होगा ये वाला इस केस में, वो क्या करेगा, हमारे तो 3 हमने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं उनके परपेंडिकुलर में रहेगा। ठीक है, तो जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होगा वो कहाँ जाएगा, उनके परपेंडिकुलर में होगा। उसके बाद नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p3। तो जब नाइट्रोजन को भी हम क्या करवाएंगे, अब नाइट्रोजन ने भी क्या करना है यहाँ पे, तो इसने भी 3 सिग्मा बॉन्ड बनानी है, 2 कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ। तो इसको 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं 2s2 2p3, तो p में ऑलरेडी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और एक हमारा s ऑर्बिटल में रहेंगे जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन यहाँ भी हम क्या करते हैं, s से हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराते हैं किस में, p में, सो दैट जो हमारा अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बचेगा p, वो हमारे प्लेन के परपेंडिकुलर में आ जाएं। और जब हाइब्रिडाइजेशन होगी तो उसकी वजह से जो बॉन्ड बनेंगी वो स्ट्रॉन्ग बनेंगी,
क्योंकि उनमें एस कैरेक्टर आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हाइब्रिडेशन ऐसे होती है और हमारा एस से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ चला जाता है, हमारे पी के अंदर। तो कार्बन के में होंगे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, जिसमें से हर एक में एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होगा जो कहाँ रहेगा, इसके परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है, जिसमें भी क्या रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन नाइट्रोजन के केस में क्या होगा, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है और एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और वो कहाँ रहेगा, वो परपेंडिकुलर होगा किसके, उस प्लेन के जिसमें ऑलरेडी हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम ध्यान से, तो यहाँ पे क्या है, हर एक कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखी हैं जो कि हमारे 3 ऑर्बिटल से आई हैं, हमारे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से। उनका एंगल अप्रोक्सीमेटली क्या है, 120 डिग्री का एंगल है उनके बीच में, ठीक है। तो हर एक कार्बन ने क्या कर रखा है, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाई हैं और एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल हर एक कार्बन पे है और उनमें क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन नाइट्रोजन के केस में 3 सिग्मा बॉन्ड तो इसने बना ली, 1 2 और 3। उसके बाद जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल बचा उसमें अब 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब क्या होता है कि जो हमारे ये रहते हैं ये आपस में ओवरलैप करते हैं, ठीक है। जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल हैं वो क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे और जो हमारा डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारा p ऑर्बिटल कैसे होता है, हाफ प्लेन के ऊपर है, हाफ प्लेन के नीचे है। ऐसे तो हमारा क्या रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी आधी प्लेन के ऊपर रहेगी, आधी प्लेन के नीचे रहेगी, और यहाँ पे क्या होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि इसमें हमारा जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होती है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड होती है, इनमें हमारा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, क्योंकि इनकी जो लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ, वो सिंगल बॉन्ड से हमारी कम रहती है और डबल बॉन्ड से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। यानी कि जो इनकी बॉन्ड लेंथ होती है वो इंटरमीडिएट होती है सिंगल बॉन्ड के एंड डबल बॉन्ड के, जिसकी वजह से क्या होता है, ये साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं तो थोड़े पास पास आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी बॉन्ड थोड़ी छोटी हो जाती है, ठीक है। और जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा वो क्या रहेगा, आधा आपके रिंग के प्लेन के ऊपर और आधा कहाँ रहेगा, हमारे प्लेन के नीचे। तो जिसकी वजह से इनमें आता है हमारा एरोमेटिक कैरेक्टर, और इसी की वजह से ये अंडरगो करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ठीक है, तो ये एरोमेटिक है क्यों, क्योंकि ये हक्कल रूल को फॉलो करता है, क्योंकि ये प्लेनर है, इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन देखें तो ये कितने हो गए यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 3 4, और इसमें कितने हैं, 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं हमारे पास, 6। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास 6। तो ये फॉलो करेगा हमारा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल, जहाँ पे n क्या हो जाएगा, n = 1। इस केस में कितना n रहेगा, हमारा 1 रहेगा, जिसकी वजह से ये हकल्स रूल को फॉलो करेगा और इसमें क्या होगा, हमारा एरोमेटिक कैरेक्टर रहेगा, ठीक है। तो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी पॉसिबल हैं। तो क्या होगा, जो नाइट्रोजन पे जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइजेशन पार्टिसिपेट करेगा, और यहाँ पे फर्स्ट में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है इस बॉन्ड पे, तो नेक्स्ट डबल बॉन्ड ब्रेक होगी, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर वो अगली बॉन्ड पे पुश करेगी, फिर अगले एटम पे नेगेटिव, ऐसे ऐसे करके हमारे पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी कितनी निकल के आती है, 92 किलोजूल पर मोल, जो कि बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी से काफ़ी कम है। उसका रीज़न ये होता है, जब बेंजीन में हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनते हैं जिसमें चार्ज सेपरेशन नहीं होता। ये 2 आपकी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हैं। इनके अलावा हमारे दीवार स्ट्रक्चर भी होते हैं। वो कैसे बनते हैं, वो थोड़े ऐसे होते हैं, ये इधर, और ये हमारी 3 टाइप से मूव करती हैं, ठीक है, ये ऐसे, और इनका कंट्रीब्यूशन होता है थोड़ा कम रहता है, 7% के अराउंड रहता है, और जो बाकी के जो 2 स्ट्रक्चर हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, जनरली हम इन 2 को से ही रिप्रेजेंट करते हैं बेंजीन के स्ट्रक्चर, लेकिन इनके अलावा 3 ये हमारे दीवार स्ट्रक्चर भी पॉसिबल हैं हमारे बेंजीन के, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है, किसी भी स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन नहीं होता, सारे के सारे न्यूट्रल स्ट्रक्चर होते हैं। और हमने पढ़ रखा है कि जो हमारी न्यूट्रल स्पीसीज़ होती है वो हमेशा हमारी चार्ज स्पीसीज़ से ज़्यादा स्टेबल होती है। तो क्या होगा हमारे, इसलिए बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी इसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि पायरोल के 5 स्ट्रक्चर में से सिर्फ एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, बाकी 4 में क्या है, हमारा चार्ज सेपरेशन है, जिसकी वजह से इसकी रेजोनेंस एनर्जी कम होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये कम एरोमेटिक होता है कंपेयर टू बेंजीन। ठीक है। और क्या होता है कि जो हमारा पायरोल होता है उनमें बेसिक कैरेक्टर होता है। इसमें बेसिक कैरेक्टर किसकी वजह से आता है, लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास, जिसको ये डोनेट कर सकता है और एक्ट करता है एज ए बेस। लेकिन पायरोल के केस में क्या होता है, जो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली अवेलेबल नहीं होते डोनेशन के लिए। इसकी वजह से क्या होता है कि जो पायरोल का बेसिक कैरेक्टर होता है वो हमारी बाकी अमीन्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। रीज़न बीइंग, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इन्वॉल्व कहाँ होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से इनका कंट्रीब्यूशन होता है हमारे एरोमेटिक नेचर की तरह। इसकी वजह से क्या होता है कि ये कम बेसिक होता है कंपेयर टू अमीन्स। अमीन्स में क्या रहेगा, नाइट्रोजन पे लोन पेयर इजीली अवेलेबल होंगे डोनेशन के लिए, और वो उनका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये होती है कि जो हमारा पायरोल होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है बेंजीन से टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि कार्बन, जो हमारी बेंजीन होती है उसमें 6 हमारे कार्बन एटम होते हैं और उसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उस रिंग पे डीलोकलाइज होते हैं। लेकिन हमारे पायरोल के केस में 5 एटम होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन चार्ज कितने का होता है, 6 का। यानी कि 5 एटम्स पे 6 इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकलाइज होता है। यानी कि पर एटम पायरोल के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। इसकी वजह से ही क्या होता है कि ये कुछ रिएक्शंस वो इजीली अंडरगो करता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोसेशन, कपलिंग विद डाइजोनियम सॉल्ट्स, जो कि हाईली रिएक्टिव सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ही अंडरगो करती है। फॉर एग्जांपल फिनोल्स, और जो अमीन्स होती हैं हमारी एरोमेटिक अमीन्स, वही जो वो एनिलीन्स जिनको बोलते हैं हम, वही जो होती है वो अंडरगो करती है हमारी, जो कि रिएक्टिव होती हैं काफ़ी ज़्यादा। और वो रिएक्शंस ये पायरोल इजीली मतलब हो जाती हैं पायरोल के साथ, नाइट्रोसेशन एंड कपलिंग रिएक्शन। तो इसी से पता चलता है कि हमारी पायरोल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है बेंजीन से, क्योंकि पायरोल में क्या है, पर एटम इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पायरोल ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।